हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 10 कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक का पाठ 10। पाठ 9 में एक बार हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 ईस्वी में पास किया गया अंग्रेज़ सरकार द्वारा। और इस एक्ट में यह था कि सरकार जो अंग्रेज़ सरकार थी वो बिना किसी मुकदमे के भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को कैद कर सकती थी। और इसी के जो है विद्रोह स्वरूप, इसी के विरोध में गांधी जी ने फरवरी सन 1919 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। देखिए, इन किताबों का वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप जो बेसिक ज्ञान है उससे परिचित हो जाएं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा आगे जाता है और उसे रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है 9th या 10th में, तो उसे पहले से ये पता होगा कि जो है ये एक्ट था जो अंग्रेज़ सरकार ने पास किया था और इसमें क्या था, ये मुख्य बात तो वो पहले ही जान जाएगा और उसको पढ़ने में एक इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये बेसिक ज्ञान के लिए है आपके ये वीडियो। और इसके अतिरिक्त हमने देखा पिछले वीडियो में जलियांवाला कांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड और सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, काकोरी कांड, लाहौर कांड, इन सब के बारे में हमने देखा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उसे आभास हो गया था कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या मुख्य पॉइंट थे उसको यहाँ पॉइंट करके दिया गया है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों यानी रजवाड़ों को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। और अगला है, केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। ये थे कुछ पॉइंट। भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 का आया भारतीयों के लिए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। चूँकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना हुई। आगे है, सितंबर 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? सितंबर 1939 ईस्वी में। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता नहीं देना चाहती थी। उससे बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 ईस्वी में शुरू हुआ। कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे। इन सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुँचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद न की जाए। ठीक है, और इन सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुंचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद न दी जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता न करना। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की, किंतु कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से स्पष्ट कह दिया कि उसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में शुरू किया गया था। इसका भी बहुत इतिहास में महत्व है, इसको ध्यान से देखिएगा। बम्बई यानी मुंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते हैं तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया। आगे है, सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ते गए। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया।
कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं पर हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी। छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह विरोधियों ने जुलूस निकाले तथा देश प्रेम से संबंधित पर्चे लिखने तथा बांटने में लग गए। ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह तथा क्रांति फैल गई। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए तथा बंदी बनाए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। आगे है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहाँ एक ओर श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गए। उन्होंने निर्भय होकर देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे नवयुवकों में हेमू कालाड़ी भी एक है। आगे है हेमू के बारे में कुछ दिया गया है जानकारी। हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 को रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। गश्त लगाते हुए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाड़ी को फांसी दे दी गई। इस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। तो ये था हेमू के बारे में। आगे है भूमिगत गतिविधियाँ। कुछ भूमिगत गतिविधियाँ दी गई हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। इस बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया था। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आरपी गोयनका आदि ने संभाली। भूमिगत कार्रवाइयों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी, परंतु उनको जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना था। ये थी कुछ भूमिगत गतिविधियाँ। आगे है आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष। ये हमारे जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या था और इसका गठन किसने किया था। आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो आता है। उनका यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ तो दिया गया, लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1943 को वह चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुँचे। ठीक है, जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किन किन देशों की सहायता से उन्होंने किया? किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। और किन देशों की सहायता से किया? जर्मनी और जापान की सहायता से। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और नेताजी किसको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये देखिए, ये जो नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आपने सुना भी होगा पहले। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद और दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, नेताजी इनको कहा जाता था। आगे है आज़ाद हिंद फौज ने रंगून यानी यंगून से दिल्ली के लिए कूच किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा, म्यांमार तक अंग्रेज़ों की फ़ौज से लड़ती आई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई।
जापान की पराजय क्यों हुई थी? वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उस वजह से उसकी हार हो गई थी। ठीक है, आगे है आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। ये था आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष। आगे है सैनिकों का विद्रोह। सन 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह जगह हड़तालें हो रही थी। अपने राज्य के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैंड में जो मजदूर दल की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई। आगे है जब सन 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति करने की मांग जोर पकड़ने लगी। अमेरिका और रूस अनेक बार यह संकल्प दोहराते रहे कि यह युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। आगे है कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। जुलाई सन 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। कौन प्रधानमंत्री बना? एटली। ये मजदूर दल के नेता थे। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में आपको पता चल गया होगा क्या था। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद दो मुख्य निर्णय लिए गए। पहला क्या था? दो निर्णय लिए गए। इसमें पहला था भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, और दूसरा था भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। ये दो पॉइंट थे कैबिनेट मिशन में। और आगे है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। अभी हमने जो शुरू में पढ़ा 1935 का अधिनियम वो भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, और ये है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पाठ के शुरू में जो अधिनियम पढ़ा था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, और ये है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ईस्वी में ये आए। क्या था ये अधिनियम? देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। चूँकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे, अतः भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग राज्य बनाने का अंतिम रूप से निर्णय किया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। ठीक है, ये था भारतीय स्वाधीनता अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। किस अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र में बांटा गया था? वो अधिनियम था भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का। ठीक है, इस अधिनियम में यह घोषित किया गया है कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। आगे है भारत का विभाजन किस तरह हुआ उसको देखते हैं। स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया वैसे हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालात में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और ये विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, पर अनेक हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। उन दिनों हिंदू और मुसलमान के बीच भीषण दंगे भड़क उठे। वह एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें फैलाएगी। गांधी जी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में वे
भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चलती है। उन्होंने कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पर यह होने नहीं दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिएं। उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये था पाठ 10 और इसमें जो है गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। ये डेट याद रखिएगा। और इसमें कुछ अंत में शब्दावली दी गई है। प्रभुसत्ता, पूर्ण अधिकार, पूर्ण सत्ता, और रियासत मतलब होता है मिल्कियत या हुकूमत। और ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, 7 जून 1947 को भारत पाक विभाजन जो है स्वीकार किया गया था। और इस पार्ट में हमने बहुत कुछ सीखा। आगे हम लेके आएंगे पाठ 11। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।